नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो राजस्थान के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर धीर सिंह दबाई, उनकी बुक से करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी जो रीट की मतलब राजस्थान की जो मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है फरवरी में, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया गया है। वाटसन, पावलव, स्किनर या बंडूरा। देखिए, इन सभी को व्यवहारवादी के रूप में तो जानते हैं। वाटसन को भी, पावलर, स्किनर, बंडूरा, ये चारों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन किसे जो है मौलिक व्यवहारवादी कहा गया है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है स्किनर। स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद से अगर बच्चे आपस में संवाद करते हैं तो उससे क्या उभर कर आना चाहिए। विवाद, सूचना, विचार या तर्क वितर्क। तो जब भी परस्पर संवाद हो, कक्षा में हो, कहीं पर भी अगर संवाद हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए विचार के रूप में। ध्यान रखिएगा, विचार के रूप में। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहलाती है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहलाती है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, जीन पियाजे ने, टॉलमैन ने या स्किनर ने। तो 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा था क्रो एंड क्रो ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है परिभाषा है, स्टेटमेंट है जो क्रो एंड क्रो ने दी थी और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो अगर आज लास्ट में आपको नहीं वर्ड दिया हुआ है तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ज़रूर पढ़ें और ध्यान से देखें कि उसमें बोला क्या गया है। तो इसमें बोला है शिक्षण के बारे में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है और शिक्षण अनुदेशन है। तो देखिए, शिक्षण के बारे में सुधार किया जा सकता है, ये सही बात है। औपचारिक भी होती है शिक्षण, अनौपचारिक भी होता है, ये भी सही है। शिक्षण एक विज्ञान भी है और कला भी है, ये भी सही है। लेकिन शिक्षण अनुदेशन है, मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम ही शिक्षण है, तो यह गलत है और इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो मतलब यही पूछा गया है इसका आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। निर्मितवाद जो उपागम है, मनोविज्ञान है, उसका उद्गम किससे है। व्यवहारिक मनोविज्ञान से हुआ है, सामाजिक मनोविज्ञान से, संज्ञानवादी मनोविज्ञान से या मानवतावादी मनोविज्ञान से। तो निर्मितवाद उपागम का जो उद्गम हुआ है उसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानवाद। ये संज्ञानवाद से उद्गम हुआ है इसका। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा साइकोलॉजी में कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारक सदैव ही, बोला है कि सदैव ही होते हैं। वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत या पर्यावरण एवं वंशानुगत। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है इस टॉपिक से, व्यक्तिगत विभिन्नता से। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कारक होता है ना, वो हमेशा यही होते हैं, पर्यावरण या वातावरण और वंशानुगत। ये दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। इनमें से कोई अगर एक भी आए तो आंसर नहीं होगा, हमेशा दोनों ही आए तभी इसका आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाते। बोला गया है कि मूल प्रवृत्ति और संवेग से मेल नहीं खाते। ऑप्शन है पलायन भय से संबंधित है, तो ये सही है। संवेदना आश्चर्य, युद्ध प्रियता क्रोध, तो ये सही है। और अप्रियता घृणा से संबंधित है। तो मूल प्रवृत्ति पलायन, तो उसका संवेग भय होगा, बिल्कुल सही है।
मूल प्रवृत्ति अगर युद्ध प्रियता है तो उसका संवेग क्रोध होगा। मूल प्रवृत्ति अगर अप्रियता है तो संवेग घृणा होगा, ये सही है। लेकिन संवेदना का आश्चर्य नहीं होगा, संवेदना का होता है कष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। संवेदना का संवेग जो होता है वो कष्ट होता है। लेकिन अगर आश्चर्य पूछा जाएगी, आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और उनके कितने हैं, 14 ही उनके संवेग हैं। अगला है, एक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि। एक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, इससे शिक्षक को शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए ज़रूरी होता है। शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, या शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर शिक्षक को विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का पता होगा तो वह शिक्षक कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में मतलब हेल्प कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल कुक, फ्रॉबेल या सुकरात? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक, ध्यान रखिएगा, वो है सुकरात। ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि और एक प्रश्नावली विधि, ये दोनों विधियां एक सी लगती हैं और ये क्वेश्चन में कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नावली विधि के जो मतलब इनके जन्मदाता हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न उत्तर यानी सुकरात, ठीक है, इस तरह ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। किस प्रक्रिया से पूछा गया है कि व्यक्ति जो है मानव कल्याण के लिए आपस में एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। व्यवहार इंपॉर्टेंट शब्द है, व्यवहार करना सीखता है, तो वह कौन सी प्रक्रिया होगी? समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य या सामाजिक परिपक्वता? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति मानव विकास के लिए, मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है समाजीकरण। क्या है वो? तो समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विलुप्त होना परिणाम है। विलुप्त होना किसका परिणाम है? अवरोध का, पुनर्बलन का अभाव का, तनाव का या दमन का? अगर कोई कुछ विलुप्त हो रहा है एक शिक्षा के अंदर, बच्चे के अंदर, तो वो किसका परिणाम हो सकता है? तो वो परिणाम का सबसे जो मुख्य कारण माना जाएगा कि वो है पुनर्बलन का अभाव। ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन का अभाव मतलब उसको पुनर्बलन समय टाइम टू टाइम नहीं दिया जा रहा है बच्चे को, तो उसके कारण कोई चीज़ या कोई क्षमता उसकी विलुप्त हो रही है। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। सिद्धांत से सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, अब इस तरह घुमा के पूछ लिया जाता है कि सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालीन में तुरंत उसके समाधान को प्रमुखता दी जाती है, तो कौन सा सिद्धांत है वो? सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूझ के सिद्धांत में किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, या नवीन नहीं, वर्ड मिसिंग हो गया है। पूछा गया है कि विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, नवीन 2 बार आएगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो परिभाषा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछी गई है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार पूछी गई है ये, कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं विकास के दौरान व्यक्ति में मतलब होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो ये किसने कहा है? हरलॉक ने, जेम्स ड्रेवर ने, मैकडूगल ने और मुनरो ने। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नवीन 2 बार आए तो उसको लॉक कर देना, यानी उसको हरलॉक ने कहा है।
अगला प्रश्न है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। अगर बालक कक्षा में नियमित नहीं आ रहा है, मतलब रेगुलर नहीं आ रहा है, उसको अगर आपको रेगुलर करना है तो उसको क्या सही होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? डांटना, आलोचना, प्रोत्साहन या जुर्माना। तो बच्चे को सबसे पहले देखिए, कुछ ये नेगेटिव वर्ड हैं, डांटना, आलोचना, जुर्माना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये हम शिक्षा के उसमें आरटी के अकॉर्डिंग ये सब यूज़ नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोत्साहन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? नीचे कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं मनोवैज्ञानिक, और पूछा है संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस पे किसने काम किया है? हार्वर्ड गार्डनर ने, डैनियल गोलमैन ने, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे ने, उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका जो आंसर प्रश्न का हो जाएगा वो बिल्कुल ये हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए किसने काम किया है, तो ये सभी ने काम किया। हार्वर्ड गार्डनर ने भी संवेगात्मक बुद्धि का विकास दिया था। डैनियल गोलमैन वो थे जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को बहुत फेमस बनाया था, इस पर बहुत काम किया था और ये बताया था कि संवेगात्मक बुद्धि जो है नॉर्मल बुद्धि से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे वे लोग थे। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कभी कि सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि का शब्द का किसने प्रयोग किया या किसने इसको प्रारंभ किया, तो ये थे जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक। कहने का मतलब है कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए या देवी देवताओं की बातें करे। और नैतिक मूल्य का विकास तभी हो सकता है जब कोई अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। आप स्कूल में कक्षा में कुछ भी सिखा रहे हो तो आप उसको तभी अच्छे से सिखा पाओगे जब आप उनको खुद अपनी लाइफ पे, मतलब बच्चों के सामने अपनी लाइफ में खुद उनको लागू करोगे। तो स्वयं पर आचरण करें, तो ये सबसे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित करने की क्षमता कहलाती है। इम्पॉर्टेंट है कि किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता या सांवेगिक बुद्धि। संबंध बनाने और उसे समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कहलाएगी सांवेगिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, आरटी के बारे में सही नहीं है। आरटी के बारे में सही नहीं बोला गया है। प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 दिन, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटें 25%, प्रति सप्ताह कालांश 48 घंटे या 1 से 5 तक के विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में। तो आरटी के बारे में क्या सही नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कार्य घंटे 200 दिन, तो ये बिल्कुल सही है। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटें कितनी? 25%, ये भी सही है। 1 से 5 तक के विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, तो ये भी सही है। लेकिन प्रति सप्ताह जो कालांश है ना, वो 48 घंटे नहीं होगा, वो 45 घंटे होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सी, प्रति सप्ताह कालांश 45 घंटे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चा क्या सीखता है यह जानना, निदान व उपचार करना, शिक्षण की सफलता की जांच करना या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन जो ना आज के समय में बहुत छोटा नहीं हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, तो इसमें ये सभी ऑप्शन आ जाते हैं इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? पूछा गया है डिस्लेक्सिया अधिगम से संबंधित है, बीमारी है, बच्चों में होती है जो पठन से संबंधित। तो ये इसकी विशेषता क्या नहीं है ये बताना है। पहला, वाचन परिशुद्धता, गति बोध तथा समस्याएं, गति तथा बोध की समस्याएं, तो ये इसमें होती हैं। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति या छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो देखिए,
वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं ये डिस्लेक्सिया में होती हैं। लिखने की गति धीमी होती है बच्चों को, और छपे हुए शब्दों को सीखने, याद करने या समझने में उन्हें कठिनाई होती है। लेकिन सीधा हाथ या उल्टा हाथ का प्रयोग निश्चय करना ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसने नहीं पूछा था क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए और बताना है कि कौन सा सत्य यानी सही नहीं है। मॉडलिंग की संकल्पना बंडूरा, तो ये सही है, क्योंकि मॉडलिंग की संकल्पना किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने ही दी थी ये। फिर सूरज आज उदास है, एनिज्म मतलब किसी भी जीवित चीज़ को अजीवित के मतलब किसी भी अजीवित को जीवित के समान उसके साथ व्यवहार करना एनिज्म कहलाता है। जैसे कि अगर सूरज है, अगर आज ढल रहा है तो कोई बच्चा उसे देखेगा कि सूरज आज उदास है, तो ये क्या कहेगा? एनिज्म यानी संजीववा, तो ये भी सही है। स्पाशियल बुद्धिमत्ता, स्पेशियल बुद्धि ये किसी स्थान से संबंधित है, तो वो गार्डनर ने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसमें दिया था ये स्थानिक बुद्धि, तो ये भी सही है। हेट्रोनॉमी नैतिक विकास, हेट्रोनॉमी का जो नैतिक विकास है वो कुर्ट लेविन ने दिया था, तो ये गलत है, क्योंकि कुर्ट लेविन ने ना क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत दिया है, और हेट्रोनॉमी का जो नैतिक विकास है ना वो जीन पियाजे ने दिया है। जी हाँ, जीन पियाजे ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत हम कोहलबर्ग के नाम से जानते हैं, लेकिन कोहलबर्ग से भी पहले जीन पियाजे ने दिया था, और उन्होंने 2 बताए थे इसके, हेट्रोनॉमी, ऑटोनॉमी, तो ये जीन पियाजे ने दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डी, क्योंकि इसका जो डी है वो सत्य नहीं है। फिर है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कौन सा कहलाता है? सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या अनुभवजन्य अधिगम। तो देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वो कहलाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम, जो अधिगम बताया था। अंतर्दृष्टि अधिगम था जो कोहलर ने दिया था, सूझ का सिद्धांत जिसे बोलते हैं। और अनुभवजन्य सिद्धांत या अनुभवजन्य अधिगम जो दिया था वो दिया था कार्ल रोजर्स ने बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका प्रयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार का यह उदाहरण है? एक बालक पहाड़े सीखकर उसका प्रयोग गुणा करने या भाग करने में सीख रहा है, तो यह अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है किस प्रकार का? मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक और शारीरिक से मानसिक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसमें? वो हो जाएगा मानसिक से मानसिक, क्योंकि पहाड़े सीखकर भी पहाड़े भी मानसिक क्रिया है उसकी, और उसका प्रयोग वो गुणा भाग कर रहा है, तो वो भी उसकी एक मानसिक ही प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा मानसिक से मानसिक। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत नहीं है, चालक नहीं है, प्रेरक नहीं है या उद्दीपन नहीं है। तो प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं होता है इसमें से? तो ये हो जाएगा आदत, सही आंसर हो जाएगा आदत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट के द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, गैरेट ने प्रेरकों का कौन सा वर्गीकरण दिया है? फर्स्ट है जन्मजात, स्वाभाविक और सामाजिक, बी है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और स्वाभाविक, सी है कृत्रिम, दैहिक और सामाजिक, और डी है दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो गैरेट ने प्रेरकों का जो वर्गीकरण दिया है वो दिया है दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वर्गीकरण दिया है गैरेट ने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए वीडियो अनुकरण को, स्वयं के अनुभव को, प्रदर्शन को या उपरोक्त सभी को। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर हो या अगर बड़े स्तर पे पूछा जाए, माध्यमिक स्तर पे, तो ऑप्शन अगर स्वयं का अनुभव होना सबसे बेस्ट है, कि स्वयं के अनुभव को बच्चे बहुत अच्छी तरह से अनुभव करके सीखते हैं। अगला है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है 2-3 बार कि दूसरे वर्ष तक 2 साल का बच्चा होता है उसका शब्द भंडार कितना हो जाएगा? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 200 शब्द। तो सही आंसर होगा वो होगा 100 वर्ड्स यानी 100 शब्द। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ये भी
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विकास की दिशा किस तरह से होती है। सिर से पैर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, और पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। तो ध्यान रखिएगा, जो विकास होता है ना वो कभी भी पैर से सिर नहीं होता। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि विकास कभी भी पैर से सिर नहीं होता, हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऊपर के ए और बी में सही होगा। और दूसरी बात यह है कि विकास जो होता है वो हमेशा मध्य से, मतलब सिर के बाद शरीर के बीच में से बाहर की तरफ बनता है। मतलब पहले शरीर का पार्ट बनेगा, गर्दन है, उसके नीचे का शरीर बनेगा, और बाद में हाथ पैर और पार्ट बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सिर से पैर होता है हमेशा, और मध्य से छोरों की ओर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि है। प्रश्नावली विधि पूछा है, ये व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि है। प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या व्यक्तिगत। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नावली विधि जो है वो व्यक्तिगत परीक्षण की विधि है। और कौन सी विधि है, तो ये व्यक्तिगत विधि है। आज का लास्ट प्रश्न है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है। किशोरों में द्वंद्व उभरता है, उसका मुख्य कारण क्या है। पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन, या निराश व निस्सहायता। तो इम्पॉर्टेंट है, किशोरों में जो सबसे ज़्यादा द्वंद्व उभरने की जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है अवसरों की प्रतिकूलता। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। आपकी आने वाले राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है राजस्थान के प्रोफेसर धीर सिंह धबाई की जो बुक है उससे हैं ये। तो आप जो भी आप रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके रिवीजन के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। और चैनल के सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई एडवाइस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।